ये है एकेडमी ऑफ सोशल स्टडीज। मैं हूं आपका दोस्त पीसी यादव। आज हम आपको खिलजी वंश से संबंधित एमसीक्यू आधारित प्रश्न उत्तर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। जब उसने राजत्व को प्राप्त किया जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के परिप्रेक्ष्य में कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा क्या होगा? विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश, विकल्प नंबर बी बलबन, विकल्प नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर डी मोहम्मद तुगलक। तो यह कथन था विकल्प नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी के लिए। अलाउद्दीन खिलजी के लिए ही बर्नी ने कहा था कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। इसकी व्याख्या देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा। इसीलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? वह कौन सा सुल्तान था जो नया धर्म चलाना चाहता था? विकल्प नंबर ए बलबन, विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन, विकल्प नंबर सी मोहम्मद तुगलक, विकल्प नंबर डी इल्तुतमिश। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की। सिकंदर द्वितीय सानी यानी सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था, साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी। किंतु अपने वफादार मित्र और कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। तो कोतवाल कौन था? अलाउल मुल्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी? विकल्प नंबर ए बलबन, विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी सिकंदर लोधी। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप जान ही गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? विकल्प नंबर ए जफर खां, विकल्प नंबर बी नुसरत खां, विकल्प नंबर सी अल्प खां, विकल्प नंबर डी उलूग खां। अगर इन चारों की बात करें तो विकल्प नंबर ए जफर खां जो इसका सेनापति था मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 5, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है उनके पति का क्या नाम है? विकल्प नंबर ए महाराणा प्रताप सिंह, विकल्प नंबर बी रणजीत सिंह, विकल्प नंबर सी राजा मान सिंह, विकल्प नंबर डी राणा रतन सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर डी राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह की ही पत्नी थी रानी पद्मिनी। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था।
और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शैब्या से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। प्रश्न नंबर 6 कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है ए, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अब यहाँ विकल्प क्या है? विकल्प ए है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अगर हम कथन और कारणों पर प्रकाश डालें तो अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये सत्य है। अगर आर की बात करें कारण की, तो यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, तो ये गलत है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, ये सही है परंतु आर गलत है। डॉक्टर गैस्किलाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण की सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी, उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था, अतः ये सत्य है, आर गलत। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिर का शासक कौन था? विकल्प नंबर ए रामचंद्र देव, विकल्प नंबर बी प्रताप रुद्र देव, विकल्प सी मलिक काफूर, विकल्प नंबर डी राणा रतन सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए रामचंद्र देव। रामचंद्र देव उस समय देवगिर का शासक था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिर का शासक रामचंद्र देव था। वो 1296 ईस्वी में देवगिर के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलीचपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है, उसमें ए है रणथंभौर, बी है चित्तौड़, सी है देवगिरी, डी है गुजरात और सूची द्वितीय में है कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, हमीरदेव, राणा रतन सिंह। अगर इसमें से कुछ के आप उत्तर जानते हैं तो प्रयास करें। ऐसे प्रश्न करने में आसानी हो जाती है जब उसमें एक दो प्रश्न आपको या एक दो विकल्प आपको सही लगते हैं। जैसे अगर हम देवगिर की बात करें तो देवगिर में रामचंद्र देव था। अगर चित्तौड़ की बात करें तो राणा रतन सिंह थे। अब यहाँ हम देखते हैं कि बी चित्तौड़, बी काफूर किस में है? बी काफूर 3 जगह है, बी में, सी में, डी में। और अगर हम सी की बात करें, सी का 2 होगा तो सी का 2 2 जगह है, विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर डी। तो इस प्रकार बी और सी तो गलत हो गए, बचता है विकल्प नंबर ए और विकल्प नंबर डी। अगर हम देखें विकल्प नंबर ए और डी में, तो विकल्प नंबर ए में जो ए है, ए का 4 दिखा रहा है, जबकि रणथंभौर राणा रतन सिंह का क्षेत्र नहीं था क्योंकि वह तो चित्तौड़ था। अब देखते हैं डी, तो ए का 3 है, रणथंभौर यानी हमीरदेव। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। रणथंभौर हमीरदेव का क्षेत्र था, चित्तौड़ राणा रतन सिंह का, देवगिरी राजा राय रामचंद्र का और गुजरात कर्णदेव का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, ये मानचित्र बना है। ये प्रश्न ज़्यादातर लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग इसको पूछता है। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? ये मार्ग बना है, आप देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आता है दक्षिण भारत में।
तो ए विकल्प नंबर ए चंद्रगुप्त द्वितीय, विकल्प नंबर बी हर्षवर्धन, विकल्प नंबर सी राजेंद्र चोल, विकल्प नंबर डी मलिक काफूर। तो इस जो मार्ग था, ये मार्ग जो था, इस मार्ग का अनुसरण विकल्प नंबर डी मलिक काफूर ने किया था। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। प्रश्न नंबर 10, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? विकल्प नंबर ए गयासुद्दीन बलबन, विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। खालिसा जो भूमि थी वह सरकारी भूमि होती थी। अलाउद्दीन के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदिरात, पेंशन, इसको मिल्क कहा जाता था, तथा वक्फ यानी जो धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि होती थी उसे वक्फ कहा जाता था के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। प्रश्न नंबर 11, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन की 50% तक कर दिया था, यानी भूमि कर को 1/2 कर दिया था। ज़्यादातर शासक 1/3 या 1/4 लिया करते थे, लेकिन वह कौन सा सुल्तान था जो इसको 1/2 यानी 50% कर दिया? विकल्प नंबर ए बलबन, विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी फिरोज तुगलक। अगर इन चारों विकल्पों पर नज़र दौड़ाएं तो इसमें 2 विकल्प सही हैं, विकल्प नंबर बी, विकल्प नंबर सी, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब क्षेत्रों में 50% तक यानी 1/2 तक कर लिया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने क्षेत्र में 1/2 भाग कर के रूप में लिया था, यानी भूमि कर के रूप में लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में, यानी जो भूमि कर होती थी उस समय उसको खराज के रूप में जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व सुनिश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चराई कर लगाए थे। इसी को घरी कर और चरी कर कहा जाता था। उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व उपज का 50% कर दिया वह था मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन। तो यहाँ भी अगर आप देखें तो इसके 2 विकल्प सही हैं, विकल्प ए मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प बी अलाउद्दीन खिलजी। आप ये सोच रहे होंगे आखिर 2 विकल्प क्यों हैं? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आयोग पूछता है, उसमें विवाद रहता है, उसके उत्तर 1 या 2 विकल्प सही रहते हैं। अधिकांश ऐसे क्षेत्रों में अधिकांश ऐसे विषयों में या तो उस प्रश्न को बाहर कर दिया जाता है या बराबर अंक मान दिए जाते हैं। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? विकल्प नंबर ए इल्तुतमिश, विकल्प नंबर बी बलबन, विकल्प नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ आप देख रहे होंगे 5 विकल्प दिए गए हैं। वैसे बिहार लोक सेवा आयोग 5 विकल्प ही देता है, तो हालांकि समय समय पर बदलता रहता है, कहीं किस आयोग ने क्या दिया वो अलग बात है, लेकिन यहाँ 5 विकल्प दिया गया है। अगर यहाँ उत्तर देखें तो यहाँ लिखा है ज़मीन में फसल की नपाई का आधा, यानी ये पैमाइश कराया था, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक पैमाइश नहीं कराया था, उसका अनुमान पर आधारित था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो उत्तर होगा विकल्प नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी होगा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना प्रारंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विश्व उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। प्रश्न नंबर 14, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला कथन है उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। दूसरा कथन है
उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसमें तीसरा कथन है उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त किया। निम्न कोडिंग स्कीम में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प नंबर ए में है पहला और दूसरा कथन, विकल्प नंबर बी में है दूसरा और तीसरा कथन, विकल्प नंबर सी में है पहला और तीसरा कथन, विकल्प नंबर डी में है पहला दूसरा और तीसरा कथन सही है। अगर यहाँ हम विकल्प सही उत्तर चयन करें तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पहला और तीसरा कथन सत्य है। यानी उसने कृष्ण जमीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की, यानी पहले उसने पैमाइश की उसके बाद मालगुजारी वसूल की। अगर तीसरे कथन की बात करें तो उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया। ये जो दूसरा कथन है उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, तो ये कथन सत्य नहीं है। वह पूरी सल्तनत में ऐसी लगान व्यवस्था को लागू नहीं किया था। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। तो प्रश्न यहाँ से जो पूछा जा सकता है कि दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज का संबंध किससे था, उसका संबंध कृषि विभाग से था। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम और चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया। उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी जमींदार और बलाहार यानी साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। प्रश्न नंबर 15, अगर प्रश्न नंबर 15 देखें तो कथन ए है, कारण आर है। कथन और कारण का प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया था। कारण क्या है, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। निम्न कूट में सही उत्तर चुनी। विकल्प नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। विकल्प नंबर बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प नंबर सी ए सही है परंतु आर गलत है। विकल्प नंबर डी ए गलत है परंतु आर सही है। अगर कथनों की बात करें तो इसमें जो पहला जो कथन है इसका, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल नियंत्रण लागू किया, ये सत्य है। लेकिन वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये गलत है। तो इस प्रकार अगर हम इसके उत्तर को देखें तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी ए सही है परंतु आर गलत है। अलाउद्दीन ने मूल नियंत्रण की नीति लागू की। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। उसने मलिक कबूल को शाहना ये बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की समान स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था, अतः कथन सही है किंतु कारण गलत है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? विकल्प नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर सी मोहम्मद तुगलक, विकल्प नंबर डी बलबन। तो इस प्रश्न का आप उत्तर जान ही गए हैं। विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 17, अगर देखें तो निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो यहाँ आप विकल्प देख लें। विकल्प ए है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर बी है इल्तुतमिश, विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सकें इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। प्रश्न नंबर 18, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी
किसने लागू की थी? विकल्प नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक, विकल्प नंबर बी जलालुद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर डी बलबन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 19, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? विकल्प नंबर ए कृषि को उन्नत किया, विकल्प नंबर बी सिर्फ सामंतों दरबारियों को फायदा पहुंचाया, विकल्प नंबर सी बहुत सफलता प्राप्त की, विकल्प नंबर डी शासक को जनमानस से दूर किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर सी बहुत सफलता प्राप्त की। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, काला बाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया, जिसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और काला बाजारी बंद हो गई। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने, विकल्प नंबर बी बलबन ने, विकल्प नंबर सी फिरोज शाह तुगलक ने, विकल्प नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन पहला ऐसा शासक था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? विकल्प नंबर ए बलबन, विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए दो नवीन कर थे घरी कर, जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, तथा चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय विकल्प नंबर ए व्यास, विकल्प नंबर बी रावी, विकल्प नंबर सी सिंधु, विकल्प नंबर डी सतलज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी रावी नदी। रावी नदी अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। प्रश्न नंबर 23, यहाँ युग्म 2 दिए गए हैं, जोड़े उसको सुमेलित करना है। रियासत और शासक। रियासत है देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा, और शासक है शंकर देव, रामचंद्र देव, वीर बल्लाल और वीर पांड्या। इसमें दिया गया है कौन सही सुमेलित नहीं है। आप प्रश्न पर जाएं कि कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें विकल्प नंबर बी गलत है। विकल्प नंबर बी यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है वारंगल का शासक रामचंद्र देव नहीं था, बल्कि वह देवगिर का शासक था। देवगिर में शंकर देव भी था, जो रामचंद्र देव के बाद शासक बनता है। होयसल का शासक वीर भल्लाल था, मदुरा का वीर पांड्या था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है विकल्प नंबर बी है। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिर का शासक रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। तो इस प्रकार आज हमने कुल 23 प्रश्नों को एमसीक्यू पर आधारित प्रश्नों के रूप में हल किया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।